तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा सोमराज जी को कि उन्होंने आपसे कन्वर्सेशन करने का मौका दिया। तो मैं अपने ब्रीफ जर्नी के बारे में बता देता हूँ। मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। सांचौर में डावल मेरा गांव है। और मेरी प्राइमरी शिक्षा वहीं से ही हुई थी, फिफ्थ तक। उसके बाद मैं जोधपुर आया था और ट्वेल्थ तक मैंने जोधपुर में की थी और पीसीएम से की थी मैंने अपने ट्वेल्थ। उसके बाद मैंने कोटा प्रिपरेशन की थी और आईआईटी में मेरा नहीं हुआ था। और एआई ट्रिपल में मैं अच्छी रैंक आई थी और उसी से मुझे बीआईटी मैसरा रांची कॉलेज मिला था। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा रांची। और वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। तो क्योंकि मेरा मैथ्स हमेशा ही अच्छा रहा था और मेरा फेवरेट था, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग की। लेकिन फिर इंजीनियरिंग करने के बाद भी मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। क्योंकि ग्रेजुएशन तो बीए करो, बीएससी करो, अगर एमबीबीएस करो, बीटेक करो, बीई करो, ये ग्रेजुएशन ही काउंट होता है। तो मैंने प्रिपरेशन की थी, मेरा जेई में नहीं हुआ था, एआई ट्रिपल ई में हुआ था। जैसे अभी जेई मेंस और एडवांस होता है, उस टाइम जेई का अलग होता था और एआई ट्रिपल ई का एग्जाम अलग होता था। तो मेरा जेई में नहीं हुआ था और एआई ट्रिपल ई के थ्रू मुझे ये कॉलेज मिली थी। फिर मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने आईएएस के अटेम्प्ट दिए थे। उसमें मेरा नहीं हुआ था, मेंस क्लियर नहीं हुआ था। और फिर मैंने आरएस का दिया और इस बार मेरे आरएस में 10th रैंक सिक्योर की है। तो कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ या एडवाइस करना चाहता हूँ कि जैसे आप सब लोग हैं ना, जल्दी डिसाइड कर लिया कि आप लोगों को क्या, और आपने जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया नीट एमबीबीएस के लिए। तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मेरे को ट्वेल्थ तक कुछ पता नहीं था। मैंने ट्वेल्थ के बाद ये डिसीजन लिया था और उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैं थोड़ा लेट होता गया हर स्टेज पे। तो आपको अच्छी सुविधाएं मिल रही है, अच्छे टीचर्स है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और यू विल डेफिनेटली सक्सीड। तो अब अगर पढ़ाई की बात करते हैं तो इसमें जो अभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ट्वेल्थ के बाद में, उसमें पीसीएम के लिए जो जेई का हो गया और आप लोगों के पीसीबी के लिए नीट का एग्जाम हो गया। तो इसमें एनालिटिकल पोर्शन एज वेल एज मगिंग अप दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन मिक्स रहता है। तो जहां पर हो सके कि समझ, जहां पर चीजें समझने के लिए हो वहां पर आप चीजों को समझिए अच्छे से। उसके बाद उसको याद कीजिए। उससे क्या होगा कि रिटेन आपको सही से होगा। आपकी आवाज तो मेरी एकदम क्लियर है ना सोमरा जी? हाँ, सही है सर। ठीक है, ओके। तो जहाँ पर एनालिटिकल और रेशनल थिंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, तो वहां पर आपको समझना है और फिर याद करना है। और बायो में जैसे जो याद करने का है वो याद करना है। उससे क्या होगा कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और क्वेश्चन, क्योंकि आप एक चीज याद कर लोगे, क्वेश्चन तो डिफरेंट आएंगे वहां से बाहर आएंगे। अगर आप उस चीज़ सीख ली है समझने की, तो किसी भी टाइप का अगर कोई तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो भी आपके टीचर्स हैं उन पे फेथ रखिए, भरोसा रखिए। और कोई भी डाउट आता है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क डाउट्स। भले ही लोग हंस कुछ भी हो, लेकिन आपको जो भी डाउट है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उस डाउट्स को देन एंड देयर ही क्लियर कर लेना है। जिससे कि नहीं तो क्या होगा कि डाउट्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे और फिर आप ले करोगे अपने जो पीयर्स है, अपने जो साथी स्टूडेंट्स है उनसे। तो इसीलिए डाउट्स जो भी है क्लियर कर लेना है। और डेली आपको क्लास में डेली तो डेली का डेली रिवीजन बेसिस पे जरूरी है। और फिर कुछ मंथली या 15 डेज का एक साथ रिवीजन वो कर लेना है आपको। उससे क्या है कि रिवीजन बहुत जरूरी है, इज द की। प्रैक्टिस करते रहोगे, आगे आप पढ़ते जाओगे, पीछे वाला भूल जाओगे या फिर वो समझ में नहीं आने लगेगा। इसीलिए कंटिन्यूअसली आपको रिवीजन करना जरूरी है। बिल्कुल भी लैग नहीं करना रिवीजन में। और जो भी अब टेस्ट होते हैं रेगुलरली रिवाइज करे हो, और आपके टेस्ट भी होते होंगे, माइनर है, मेजर है, जितने भी कुछ रूटीन होगा आप टेस्ट शेड्यूल, और टेस्ट के बारे में कुछ ध्यान रखते हैं कि ये
यूपीएससी का भी था, जैसे 10th रैंक आई, तो मुझे ये था कि मुझे अच्छी सर्विस मिल जाएगी जैसे स्टेट सर्विस, लेकिन जब मेरी 10th आ जाएंगी इतना सर्टेन तो नहीं रह पाते, क्योंकि कंपटीशन का है। इसमें आप रिलेटिव होते हो कि दूसरों ने, आप दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया आपके कंपैरिजन में। इसीलिए कि श्योरिटी होना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, काफी सर्टेन हो सकते हो कि अच्छी लेवल की प्रिपरेशन है, आपने मॉक टेस्ट दिए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, उसमें आपका क्या लेवल रहा है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सर्टेन हो सकते हो कि हाँ मुझे अच्छी कॉलेज मिल जाएगी या सिलेक्शन हो जाएगा इस तरीके से। और दूसरा मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप टेस्ट जो दे रहे हो उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर करना, जो मैं पहले आपको बताना मिस कर गया था। नीट के जो भी एग्जाम हुए हैं, तो वो एक्चुअल वहाँ जजमेंट होगा कि नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने कितना पढ़ लिया है, कोई टॉपिक मिसिंग तो नहीं है, तो वो भी कवर कर लो, क्योंकि उससे एग्जैक्ट जो सिनेरियो होता है उसका आइडिया लग जाता है। और जब भी आप टेस्ट देते हो तो उसको एकदम टाइम बाउंड मैनर में दिया करो, सीरियसली लेके, ऐसा नहीं कि ये प्रैक्टिस टेस्ट है ऐसे ही दे देता हूँ बिना मन के। तो जो भी सिलेबस है वो प्रेडिटरमाइंड होता है कि इतना सिलेबस का टेस्ट है, उतना पढ़ के टेस्ट दो। और उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के, उसकी भी प्रैक्टिस करो कि लास्ट ईयर कैसे पूछे गए थे, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। जब आपके माइनर में नंबर कम आते तो आप सोचते नहीं थे कि हमारे यहाँ पर भी नंबर नहीं आते, अब कैसे मैंने एग्जाम। नहीं मतलब ठीक आते थे, मैं भी जैसे टेस्ट वगैरह था तो इतने कम नहीं आ पाते थे, इतने कम नहीं आते थे, एक्सेप्ट कि जैसे कि कभी हमारा सिलेबस नहीं हो रखा है और फुल लेंथ टेस्ट हो जाता है, तो उस टाइम कम आ जाते थे, लेकिन बाकी टाइम में अच्छे आते थे, एवरेज आते थे। लेकिन अगर कम भी आए हैं तो उतना डिसहार्टन नहीं होना है कि इसमें नहीं आ रहे थे तो मेंस में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कुछ मिस्टेक्स नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ नहीं आ रहे तो पक्का ही है कि वहाँ भी आपके नंबर नहीं आएंगे या सिलेक्शन नहीं होगा। मीनवाइल आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, हो सकता है कि एक दो टेस्ट में कम आए, कुछ मिस्टेक्स रह गई होगी, उन कमी को सुधारो और आगे करो। टेस्ट में अगर कम आ रहे हैं तो कमी कहाँ रही थी, किस कमी के कारण आपके नंबर कम आए हैं, उस कमी को आप अगर हर टेस्ट में सुधारते जाओगे तो पक्का है कि आपके फाइनल में अच्छे मार्क्स आएंगे। और लेकिन अगर कम आए, आप उसने कुछ एनालाइज नहीं किया और उस जो गलती है वो वापस रिपीट करते जा रहे हो, वो तो फिर आई एम सॉरी कि फाइनल में कम आना ही है, लेकिन उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है। सर आपके कितने रैंक आते थे माइनर में? देखो रैंक तो मैं जैसे कोटा में था तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो उस टाइम टॉप 100 में आ जाते थे कि 20-20 1 हजार स्टूडेंट थे। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट कम होंगे, तो ये है कि यहाँ रैंक से भी क्या होगा, एट द एंड तो आपको पूरा ऑल इंडिया में कॉम्पीट करना है, तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए। आप तो रैंक 1 का ही डिसाइड करो ना कि रैंक 1 ही आने चाहिए, भले आप क्लासरूम में है या आगे देना है, आप तो टॉप पे ही रहने की हमेशा कोशिश करो। उससे मैटर नहीं करता है कि आप कितनी रैंक आनी चाहिए, क्योंकि रिलेटिव है, आपकी कोचिंग में अगर 100 लड़के हैं तो कम रैंक मतलब कि ये टॉप 10 में आते हो तो अच्छी बात है, अगर 1000 है तो टॉप 20 में है, लाखों में है तो टॉप 100 में, इस टाइप से ये रिलेटिव होता है। तो इसीलिए कि कितनी रैंक आती हो कितनी बढ़िया है, तो वो कुछ ऐसा मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते उसको। आपको अपना बेस्ट करना है और टॉप पे हमेशा रहने की कोशिश करनी है कि टॉप 1 to 3 में आ जाए मेरी रैंक। तो इसीलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि गर्लफ्रेंड बनाएंगे उसका रोल होगा आपको सक्सेस में। आप अपने फ्रेंड, जो मेल फ्रेंड है उनके साथ ही पढ़िए। मतलब इसकी मतलब ये एक्सेप्शन केसेस होते हैं, कहीं कहीं पर होते हैं, कोई क्रेडिट देता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस होता है। इसमें ज्यादा चांसेस आपके डिस्ट्रैक्शन के और फेलियर के होते हैं। इसीलिए अभी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड का रोल है, होता है नहीं होता है, इसके बारे में ना सोचना है, ना विचार करना है, ना जाना है। आपके अच्छे दोस्त है, आपके टीचर है, उनके साथ रहिए, पूरे दिन पढ़ाई कीजिए, किसी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचिए। ये सब थॉट्स अभी आपको माइंड में ही नहीं लाने। थोड़ा ओके। सा मैच्योर बनने की कोशिश करो। अब आप बाहर रह रहे हो, आपको इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही है, इतने जल्दी आपने डिसीजन ले लिया जैसे एग्जाम का, इसीलिए ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पे मत ध्यान दो। काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन, तो अभी आपकी एज थोड़ी ऐसी है, डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन अपने विल पावर को कंट्रोल में रखो। विल पावर जो आप डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा
मजबूत होना चाहिए कि नहीं मेरा एम ये है, मेरा गोल ये है। उस तरीके से अपने फ्रेंड से थोड़े आपके समकक्ष या आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट फ्रेंड बनाओ, ताकि आप उसको compete करने का भाव रखो, या फिर वो आपसे पूछे आप उससे कुछ समझ सको। तो इस तरीके का आप अपना फ्रेंड सर्कल बनाएंगे। और कोई एक क्वेश्चन भी काफी जनरलाइज हो गया। देखो, मैंने जब आरएस की तैयारी कर रहा था तो मैं जॉब में था, मेरी जॉब भी साथ में चल रही थी और मैं आरएस की तैयारी भी कर रहा था। लेकिन जॉब लगने से पहले मैंने एक बार आईएएस की कोचिंग की थी, तो मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका था। तो कुछ सिलेबस जैसे 60-40 है, 60 आईएएस के सेम ही है और 40 डिफरेंट है। तो अब जैसे मैं आज जैसे आपने पूछा था डेली घंटे डेली, तो मेरा डेली फिक्स नहीं हो पाता था। किसी दिन काम हो गया ज्यादा और मैं नहीं पढ़ पाता था, और किसी दिन काम नहीं है तो मैं पूरे दिन पढ़ लेता था। लेकिन ये होता था कि मेरा हफ्ते का और 15 दिन का टारगेट फिक्स होता था। तो उसको मैं कैसे ही करके मैनेज करता था। कभी 4 घंटे पढ़ के मैनेज किया है, कभी 8 घंटे पढ़े हैं। और अगर छुट्टी के दिन है, सैटरडे संडे है या फिर कोई और छुट्टी है, तो उस टाइम 12-12 घंटे भी पढ़े हैं। तो इससे ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन 4 से लेके 12 घंटे तक मैंने लगभग पढ़ाई की है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की उस टाइम एग्जाम से कितना दूर हूँ या ऑफिस में कितना काम है, उसके हिसाब से मैंने मैनेज किया है। और जब एग्जाम आता था तो मैं छुट्टियां भी लेता था, और उस टाइम कंटिन्यूअसली अप्रोक्स 10 घंटे की पढ़ाई तो मस्ट है। 10-12 घंटे नहीं पढ़ना पड़ता, 12 घंटे तो एटलीस्ट। और बाकी तो खुद पे पर्सनली डिपेंड करता है कि आप एक बार में आपको सब याद हो जाता है तो आप सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर लो। किसी को 2 बार पढ़ना पड़ता है, किसी को 3 बार पढ़ना पड़ता है। तो ये जो पर्सनल कैपेसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे सोते हो, कितने घंटे में आपकी नींद कंप्लीट हो जाती है सफिशिएंट। किसी की 4 घंटे में होती है, किसी की 7 घंटे में होती है। तो इसीलिए आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी चाहिए कि टारगेट लो, एक दिन का है, किसी का वीक का है, 15 दिन का है, उसको कंप्लीट करो। 4 घंटे में करो, 8 घंटे में करो, 10 घंटे में करो। और उसका आउटपुट आपको मिलना चाहिए। आउटपुट कहाँ मिलता है? आप टेस्ट करोगे या प्रीवियस ईयर करोगे, आपसे सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब कि आप सही डायरेक्शन में हो और सही पढ़ाई की है आपने। और अगर नहीं है तो फिर आप अपने जो डेली आवर्स है उसको इंक्रीज करो। मैं घर से बाहर रहता था तो उस टाइम डर रहता था कि किसी और को पास ही नहीं आने देते थे। उस टाइम हम खुद ही खाना बनाते थे, मैं और मेरा रूममेट, हम दोनों मिलके। और बाकी टाइम हमने मेड लगा रखी थी, तो वो खाना बना के जाती थी, क्योंकि ऑफिस भी जाना पड़ता था तो टाइम कम मिलता था। फिर खुद का खाना बनाने बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता था वेस्ट। तो मतलब कि ये जैसी सर्कमस्टांसेस रही है उसके हिसाब से मैनेज किया है। खुद ने भी बनाया है, कुक ने भी बनाया है, उस हिसाब से अब मैनेज किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिपेंडेंट ही रहे हैं। सब कुछ आता था, बनाते थे अच्छा खाना, कपड़े, साफ सफाई सब खुद से भी किया है। वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कब कैसी सिचुएशन है, उसके हिसाब से मैनेज किया है। आती है, नॉर्मल है, सब आती है, लेकिन बचपन से ही बाहर रहे, 6 क्लास में आ गए थे तो आती है। फोन पे बात कर लेते थे, वीडियो कॉल कर लो। अभी तो मतलब जैसे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो सब घर वाले पास में ही है। और घर से निकलने के बाद तो फिर क्या है, जो अपना एम है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, याद आती है तो भी मन मार के पढ़ाई करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि जब सिलेक्शन होगा तो घर वाले कितने खुश होंगे, आपका लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आएंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा है कि यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ते हैं, कि घर वालों से दूर रहना होता है। सोशल प्रोग्राम है, फंक्शन है, वो भी अटेंड नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता था। और दूसरा है कि सोशल एंगेजमेंट भी कम होता था, आपको डिस्ट्रैक्शन कम होता, घर पे क्या चल रहा है मेरे को कोई कुछ नहीं बताता था जब तक मैं पढ़ रहा था, पढ़ाई करता था। तो इस टाइप से आएगी, याद आएगी, नॉर्मल सी है, सबको आती है। प्यार होता है पेरेंट्स से, और सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं पढ़ाई पे ध्यान देके कि हाँ ये ज्यादा जरूरी है। घर वालों के साथ तो बाद में रहना, ये कंप्लीट होने के बाद पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद करते ही हो, बात कर लो। कभी ज्यादा मन नहीं लगे तो वीडियो कॉल कर लो। बस ऐसे मैनेज करना है, मैनेज करना सीखना पड़ेगा पढ़ाई। ऐसे पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, ये कह रहे हो आप? हाँ। देखो ठीक है कि आप अगर पूरी मेहनत करके भी, पूरा टाइम डेडिकेटेडली पढ़ाई करके भी अगर छूट रहा है
तो वो मैनेज हो जाएगा कि टेस्ट में। लेकिन आप किसी नेग्लिजेंस के कारण अगर आप पर छूट रहा है तो फिर वहां पर आपकी फॉल्ट है। आप पूरा अपना पूरा समय पढ़ाई में दे रहे हो और उसके बाद कंप्लीट नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है। जितना जितना पढ़ा है उतना टेस्ट दो, और जितना पढ़े हुए में से आप कितना सही कर पाते हो वो मैटर करेगा। कि जितना पढ़ लिया फिर उसमें से गलत नहीं होना चाहिए उसको। आगे एक दो दिन में फिर सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर उसको छोड़ना नहीं है कि अब टेस्ट हो गया और मैंने इतना पढ़ा था और जो नहीं पढ़ा वो बाद में देखेंगे। नहीं, जितना पढ़ा है एक बार टेस्ट दे दो, अगले दिन से फिर उसको कंप्लीट कर लो और फिर वापस से उस टेस्ट को लगाओ कि हाँ वो सॉल्व हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। ज्यादा डिसहार्टन नहीं होना। मैंने कहा ना अभी आपको उसको प्रैक्टिस की तरह लेना है और टाइम बाउंड में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसीलिए आपके टेस्ट होते हैं। कुछ कुछ टाइम में आज फिजिक्स से हुआ है, कभी मैथ्स का, कभी केमिस्ट्री का, कभी बायो का। और ये थोड़ा आपको सीरियसनेस के लिए ही होता है टेस्ट की। आप मिस्टेक भी ना करो टाइम बाउंड में सिलेबस कंप्लीट कर लो और डिसिप्लिन में रहो। हाँ, लोग मतलब आपको देखो, हमेशा एक है कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। सीधा सा फंडा है। आपको खुद के प्रति सत्यवान रहना है, खुद से झूठ नहीं बोलना है। लोगों के ताने मिलेंगे आपको, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक है वही लोग कहेंगे कि ये तो घूम रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उसी दिन वही लोग कहेंगे हाँ ये तो पढ़ाई करता था, इसका तो सिलेक्शन होना ही था। तो वो इस टाइप से बदल जाएंगे। तो उन सबको जो भी ताने मिलते हैं उनको आपको पॉजिटिवली लेना है और ज्यादा एफर्ट लगाने हैं कि कहीं उसको सुन के ऐसा लगना चाहिए कि यार मेरी कमी कहीं न रह जाए, और एफर्ट लगाऊंगा। और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन तो उनको खुद को आंसर मिल ही जाएगा, वो चेंज हो जाएगी। तो उसे आपको मतलब नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि यार ये मेरे पे ताने मार रहे हैं, मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो लोगों का नहीं सुनना है, खुद को लग रहा है कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और है जो भी मिस्टेक्स है वो एनालाइज कर रहा हूँ और उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो आप सही डायरेक्शन में, फिर कुछ भी कहे आपको नहीं उसको नेग्लेक्ट करना या इग्नोर करना। बाकी जो जनरल थिंग्स है वो मैंने आपको कह दी है। और ये है कि जब भी आप, जैसे अभी आप, मैं होप करता हूँ आप सब अच्छे कॉलेज में जाएंगे, तो कुछ टाइम के बाद आपको डिसाइड कर लेना है कि अब इससे आगे क्या करना है, क्योंकि सिर्फ एमबीबीएस पे तो आप रुकोगे नहीं। तो उसके लिए भी तैयारी आप कॉलेज के साथ साथ में शुरू कर देना एक टाइम के बाद। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि काफी टाइम मिलेगा आपको आराम से। तो जो भी आपकी पढ़ाई की हैबिट है वो बिल्कुल जरूर साथ में रखना, क्योंकि मजे भी करोगे और टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। अच्छे से पढ़ाई करना, जो भी आपका पीजी का है या किसी को और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है वो सब। और दूसरा है कि कुछ एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना है, मेन एग्जाम में भी नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि अभी जो बीए वाले भी हमारे साथ में है, बीएससी वाले भी हमारे साथ है, आईआईटीएम भी हमारे साथ है, एमबीबीएस वाले भी हमारे साथ है। तो कईयों का गोल होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिविल सर्विसेज करने का, और किसी को अपने फील्ड में एक्सपर्टीज करने का हॉबी होती है। तो मतलब नहीं होता है तो ये नहीं है कि इट्स द एंड और अब आगे कुछ नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। ये लेकिन एट द एंड आपको अपना 100% देना है। जिस दिन एग्जाम लिख के आओ और जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आई डिड नॉट गिव माई 100%, कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था, मैं और अच्छा से इम्प्रूव और ज्यादा कर सकता था। तो ये रिग्रेट आपको नहीं रहना चाहिए। मतलब एग्जाम दे के आओ तो लगेगा कि हाँ मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी और आई गिव माई 100%, कि इससे ज्यादा मैं एफर्ट नहीं लगा सकता था। उसके बाद रिजल्ट जो भी आए उसको एक्सेप्ट कर लेना है और मूव ऑन करना है। आप पूछो, कुछ पूछना है तो आप लोगों को। हाँ, जिसको जो पूछने आगे आई पूछ लीजिए। हाँ दिनेश बाबू आइए, दिनेश बाबू एक मिनट सर आ रहा है। हाँ पूछ लीजिए, यहीं से
कैसे उधर? पूछो। नहीं, पेपर में पेपर देते समय घबराहट होती है, वो कैसे हैंडल करना? देखो थोड़ी सी घबराहट तो हर किसी को होती है, मैं भी पेपर देता था, तो वो एक पेपर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में जाते हैं तो थोड़ी सी एंजाइटी होती है, लेकिन उसको ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कभी कभी क्या है कि एंजाइटी या घबराहट ज्यादा हो जाती है, उसके कारण आपको आते हुए पर्सन गलत हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती है। तो थोड़ा सा जितना आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे पहले, उतना ज्यादा आपके अच्छे सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस एग्जाम से पहले करोगे तो उतनी ही कम घबराहट आपको एग्जाम में होगी। और मैंने कहा ये है कि एग्जाम देने से जाओ तो प्रॉपर स्लीप लेके जाओ, अच्छे से नींद कंप्लीट करो। और जो मेडिटेशन आप करोगे 10-10 मिनट है, 10-15 मिनट सुबह शाम, तो कुछ टाइम में आपको फर्क नजर आएगा कि आप थोड़ा लाइट महसूस कर रहे हो और आपको घबराहट कम होगी। देखो नॉर्मल घबराहट तो सबको होती है, एग्जाम का फियर ही होता है, एग्जाम प्रेशर रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है एग्जाम से पहले उतनी करो। और थोड़ा सा जो भी आप मतलब अपने इष्ट देव है या अपने कुछ फैमिली मेंबर को साथ में रखो, आपको एक पॉजिटिव ऑरा मिलेगा, आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो उन सब चीजों में विश्वास रखो और प्रैक्टिस करके जाओ, तो थोड़ी सी घबराहट नॉर्मल है लेकिन ज्यादा नहीं होगी। तो कहते हैं कि मोर यू ब्लीड इन पीस, मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू विल ब्लीड इन वॉर। की जैसे जितनी ज्यादा आप पहले प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बाद में कम घबराहट होगी। क्योंकि कभी कभी लगता है फिर अगर प्रैक्टिस नहीं होती और सीधे पेपर में जाते हैं, देने जाते हैं, तब लगता है कि ये भी नहीं हो रहा, ये देखा हुआ नहीं क्वेश्चन है। और दूसरा है ये कि 1% नहीं आ रहा, दो नहीं आ रहा, तीन नहीं आ रहा है तो भी घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे को लाइन वाइज 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो घबरा जाए। ठीक है, उसके बाद का आएगा। इसलिए एक बार जो क्वेश्चन आते हैं उनको ढंग से अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो थोड़ा सा दिमाग भी अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो सेकंड जो रिवीजन होता है, मतलब एक बार सारे आ गए वो अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद सेकंड टाइम में आप सोल्व करोगे तो काफी सारे क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएंगे। और नींद पूरी लेने पर भी क्लास में नींद ज्यादा आती है? नींद कितनी पूरी का कितना घंटे लेते हो? 6-7 घंटे? उसके बाद भी नींद आती है? 6-7 घंटे सोने के बाद भी क्लास में नींद आती उसका दो रीजन होता है, एक तो या तो क्लास आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, आपको वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग ना लगे उसके, है। और नहीं तो कभी क्या है कि मतलब जब एयर की कमी हो जाती है, CO2 बढ़ जाता है, उसके कारण आती है। और पानी थोड़ा ज्यादा पियो, कुछ जूस वगैरह लो, जैसे पोमीग्रेनेट होता है उसमें आयरन ज्यादा होता है, बैठने में भी जो कंटिन्यूअसली बैठने में दिक्कत नहीं आती। और थोड़ा थोड़ा 5 और 10-10 मिनट में पानी पियो तो उससे भी नींद कम आएगी। और जो मैंने आपको कहा है थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ मेडिटेशन है, अनुलोम विलोम, इस टाइप से कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो क्या है कि उसमें बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो नींद कम आएगी। और जो क्लास है उसको ध्यान से सुनना है, उस टॉपिक में इंटरेस्ट लेना है, तो भी नींद कम आएगी। नहीं तो आप बोरिंग लगेगा आपको कि आगे क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, नींद जबरदस्ती आएगी। टॉपिक में इंटरेस्ट लेना है, पानी पीते रहो, थोड़ा सा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करो जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े, तो मतलब जरूर नींद कम आएगी आपको, फर्क नजर आएगा, आपको महसूस होगा थोड़े टाइम में। थैंक यू सर। ओके वेल। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, जो हम जो टारगेट सोचते हैं कि आज हमें ये करना है वो पूरा नहीं होता वो पूरा नहीं हो पाता टारगेट? है। जैसे कि आज इतना पढ़ना है, इतना रिवीजन करना है। हाँ, तो वो क्या टारगेट पूरा नहीं हो पाता जो आप सेट करते हो? ये हाँ। पूछ रहे हो आप? हाँ सर। देखो, एक तो रियलिस्टिक टारगेट सेट करो, ओवर एम्बिशियस टारगेट सेट करते हो तो उसको मतलब कंप्लीट करने में थोड़ा दिक्कत आती है। रियलिस्टिक टारगेट यानी कि आपके कुछ कोचिंग का टाइम होगा, आपका सोने का होगा, नहाने धोने का कुछ टाइम होगा, रेस्ट का टाइम होगा। उसके बाद जितना टाइम मिलता है उसमें कि इतना टाइम अब रिवीजन का होगा, इतना प्रैक्टिस के लिए होगा, या फिर इतना टेस्ट के लिए होगा। तो एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करोगे तो आप जरूर उसको कंप्लीट कर पाओगे। अगर ओवर एम्बिशियस सेट कर दो कि एक ही दिन में मुझे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, या एक ही दिन में इतने सारे टेस्ट करने हैं, तो वो ओवर एम्बिशियस टारगेट होते हैं, उसको फिर कंप्लीट करने में दिक्कत होती है।
इसीलिए कि डेली टारगेट के बजाय कि आप एक वीक का टारगेट लेके चलो कि इतने सब्जेक्ट है, इतना सब्जेक्ट हो रखा है और मैंने इतना पढ़ रखा है, तो मैं डेली एवरेज 4 घंटे पढ़ता हूँ, 6 घंटे पढ़ता हूँ, 8 घंटे पढ़ता हूँ, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर डेली का अगर कंप्लीट नहीं होता है तो फिर आपको लगता है कि आज कंप्लीट नहीं हुआ, फिर दूसरा दिन भी बेकार जाता है। तो इसीलिए कि अगर डेली का कंप्लीट नहीं हो रहा तो एक वीक का टारगेट सेट करके देखो कि किसी दिन अगर थोड़ी किसी कारणवश से कम पढ़ाई हो जाती है तो अगले दिन उसको कंपनसेट करो और रियलिस्टिक टारगेट सेट करो, क्योंकि आपको अपनी जो कैपेसिटी होती है उसके बारे में पता है कि मैं कितना टाइम में कितना पढ़ पाता हूँ या कितना टेस्ट कर पाता हूँ, कितना स्पीड से मैं रिवाइज कर पाता हूँ। तो उसके हिसाब से आप रियलिस्टिक टारगेट सेट करो तो कंप्लीट होगा आपका टारगेट। और कुछ? सर कभी कभार ऐसा लगता है कि जो आज नहीं कल पढ़ूंगा, आज आज फिर मजे मारूंगा। अच्छा, प्रोकास्टिनेशन, वो ये दिक्कत में सबके साथ होती है, लेकिन उसमें अपनी विल पावर को बढ़ाओ कि नहीं आज का टारगेट है तो आज ही कंप्लीट करूंगा। मतलब आप एक जो अपना एम है उसको सामने रखो कि अगर मैं अभी इस टाइम सो जाऊंगा, कंप्लीट नहीं करूंगा, तो जो बाकी के अपने स्टूडेंट्स है, क्योंकि एग्जाम तो आप नहीं दे रहे हो, सिर्फ आपको कोचिंग करनी है, पूरे इंडिया लेवल का होता है कि बाकी स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। तो कहते हैं ना कि मतलब कि ये जो मेहनत नहीं करते उनको उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो फिर आपका गोल अचीव नहीं होगा। इसीलिए आप दिमाग में अपना जो एम है, इसलिए आपने पढ़ाई शुरू की थी, अपना घर वालों का आपको नाम रोशन करना है, आपके समाज का नाम रोशन करना है, अच्छी रैंक लानी है। तो ये अगर थोड़ा सा आप दिमाग में सोचोगे तो पढ़ाई का मन करेगा कि नहीं मुझे जागना है। तो फिर ये सोचोगे कि कितने 5 साल जितनी अच्छी कॉलेज होगी आप उतने अच्छी लाइफ जी पाओगे, उतनी अच्छी डिग्री होगी आपकी, उतनी प्रेस्टिजियस होगी डिग्री आपकी, उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसी टारगेट को मन में सोचते हुए रखना है तो आपको वो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है, उसके बाद ही सोना है। और जो मोबाइल का है, तो अगर आप मोबाइल वगैरह रखते हो तो उसका एकदम ऑप्टिमम यूज करना है, ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आपको बात करने के लिए या फिर कुछ जो प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है क्लियर करने के लिए यूज करना है। सोशल मीडिया वगैरह फालतू का टाइम वेस्ट के लिए बिल्कुल यूज नहीं करना मोबाइल। और एनीवन एल्स? आगे बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर आपने पहले बताया था कि पहले मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो चुका था, फिर आपने ये सिविल सर्विस में। क्या हुआ? क्या पूछ रहे हो, फिर से पूछो। मतलब आप सर, मतलब आईआईटी के उस क्षेत्र में जाके फिर सिविल सर्विस की तरफ आए, आपका इस हम्म। तरफ जुड़ाव किस कारण हुआ था? आर्ट्स में क्यों नहीं गए उस तरफ? देखो, मेरा एम शुरू से ही मेरा सिविल सर्विसेज था, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग। लेकिन मुझे जो पीसीएम था, स्पेशली मैथ्स, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता था, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग की। क्योंकि ग्रेजुएशन जरूरी होती है सिविल सर्विसेज के लिए, आप आईएएस का एग्जाम दो या आरएस का दो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, उसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी होती है। उसके लिए या तो आप बीए करो या बीएससी करो, एमबीबीएस करो या बीटेक करो, वो ग्रेजुएशन ही काउंट होती है। और दूसरा ये है कि जैसे मेरा पीसीएम में मैथ्स में इंटरेस्ट तो था ही, तो इसीलिए मैंने बीटेक भी करनी थी। और दूसरा है कि आप जितना अच्छी कॉलेज में या जितने अच्छे मतलब डिग्री करते हो, जैसे कि एमबीबीएस हो गया और आईआईटीज हो गए, तो अच्छी कॉलेज में आपका एक अच्छा सा माहौल होता है, वहां पर आपकी एनालिटिकल स्किल होती है, वो इम्प्रूव हो जाती है। किसी भी चीज को उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके या अच्छे से सोल्व करो, कम टाइम में कैसे टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट है उसको कैसे करना है। अब जैसे अपन साइंस वाले हैं तो उस टाइम हिस्ट्री नहीं पसंद थी, लेकिन अभी हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। तो आपका मतलब कि वो एक लेवल इतना अच्छा बन जाता है कि उसके बाद है
अब जो आपकी थिंकिंग पावर है या रीजनिंग या एनालिटिकल स्किल इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि फिर आपको कोई भी चीज अगर पढ़ने को दे दी जाए तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए मेरा एम था कि मैं अच्छी कॉलेज, जितनी अच्छी कॉलेज है वहां से ग्रेजुएशन करूँ, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ। इसीलिए ये मेरा डिसीजन था और इसमें इस फील्ड में आया मैं। तो आप भी अगर एमबीबीएस कर लेते हो तो जितने अच्छे से कि एम्स में, अच्छे एम्स से होते हैं, अच्छी कॉलेज से वो आईआईटी है, वो आईएएस निकालते हैं, आरएएस में भी काफी सेलेक्ट हुए कुछ फ्रेंड्स लोग। तो अच्छा कॉलेज है, आपके 5 साल अच्छे से बीतेंगे, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जितना आप जैसे आर्ट्स में है तो उनका थोड़ा लिमिटेड स्कोप होता है, वो कॉलेज भी नहीं जाते हैं और फिर मतलब एक एक वीक पढ़ के निकालते हैं। तो और आपके पास दूसरा बैकअप ऑप्शन भी रहता है कि आपका सिविल सर्विस नहीं होता है तो आप अच्छे डॉक्टर हो, हम इंजीनियर है, जैसे मैं अभी जूनियर इंजीनियर हूँ जोधपुर डिस्को में, तो मेरे पास एक ऑप्शन था। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो वेराइटीज है वो ज्यादा हो जाती है आपका बैकअप के लिए भी, अगर आपका सिविल सर्विसेज नहीं निकलता है। और सिविल सर्विसेज करना है तो भी आपके लिए आसान हो जाता है कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है, कॉमर्स के, वो आपको आसानी से समझ में आएंगे, आप इतना पढ़ लोगे 5 साल में, 4 साल में। एक सर क्लासरूम में वो लड़कियों की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है, ये इसका क्या? अभी तो आपकी एज ही क्या है, आप 11th 12th में हो, अब क्यों ध्यान जाता है? आपको पढ़ाई सिर्फ करनी है, आपको डिस्ट्रैक्शन मिनिमम रखना है लाइफ में। अभी मतलब कि क्या, हमारे एक सर कहते थे कि योर सिलेक्शन आफ्टर द सिलेक्शन विल बी द बेटर सिलेक्शन। तो जब आप अच्छी कॉलेज में चले जाओगे, अच्छी पोस्ट पे चले जाओगे, तो आपका अच्छा सिलेक्शन होगा, फिर अच्छे से रिश्ते आएंगे, फिर अच्छी लड़कियां देखोगे। अभी तो आप 12th में हो और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका पढ़ाई में मन का में ध्यान भटक रहा है। मेडिटेशन करो और पढ़ाई में ध्यान रखो। घर वालों की सोचो कि उनको कैसा लगेगा कि आप या मस्ती कर रहे हो या अपने जो एम है या जो डायरेक्शन है उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। और दूसरा, ये तो अब काफी पर्सनल हो गया, मैं तो यही कहता हूँ, कह सकता हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अभी आपके एम्स, बहुत सारे एम है अभी तो, मतलब अभी कॉलेज में भी जाओगे तो एक सिंगल स्टेज है, उसके बाद भी काफी लाइफ में बहुत कुछ करना होगा। तो उसके लिए है टाइम, कर लेना। अभी सिर्फ पढ़ाई पे ही आपका फोकस होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं। और थोड़ा और जिसको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसको मेडिटेशन की ज्यादा जरूरत है। बाकी लोग 10 मिनट कर रहे हैं, आपको 20 मिनट करना है किसी भी एक चीज पे फोकस करके। जैसे आपको कोई इष्ट देव है या फिर आपकी जो सांस है उसी पे फोकस करना है कि कैसे सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, सिर्फ उसी चीज पे कंसंट्रेट करना है। तो धीरे धीरे टाइम बीइंग 1 महीना 2 महीने के बाद फिर आपको डिस्ट्रैक्शंस कम होने शुरू होंगे। थैंक यू सर। ओके। आगे और ठीक है, आगे। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि मैं बायो के अंदर याद करता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, नोट्स पढ़ता हूँ, फिर भी नंबर नहीं आते, तो अगले महीने में पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता बायो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर दो सोमराज जी, उनकी थोड़ी क्या वॉइस में इशू है। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक महीने के अंदर बायोलॉजी में नंबर कम आते हैं, तो अगले महीने के अंदर बायोलॉजी पढ़ने का ही मन नहीं करता। हम्म। नहीं मतलब पहले तो नंबर जो कम आ रहे हैं तो उसको आप एनालाइज करो कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं, कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपने पढ़े थे उसमें से नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, और या फिर सिली मिस्टेक होने के कारण गलत हुआ है, या फिर क्वेश्चन गलत पढ़ने के कारण हुआ है। उसको जो रीजन है उसको एनालाइज करो। नंबर कभी भी कम आते हैं तो आप उसको एनालाइज करो कि आपके नंबर कम क्यों आए हैं, उसके बाद ही आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो अगर पढ़ने से गलत क्वेश्चन गलत पढ़ने से हुआ है तो उस मिस्टेक को सुधारो। और अगर आपने पढ़ा हुआ ही नहीं क्वेश्चन है तो फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत है। तो पहले आपको जो पढ़ रहे हो क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है उसका सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद आप उसको इम्प्रूव करो। एनसीईआरटी पढ़ा है और गलत हुआ इसका मतलब यह था एनसीईआरटी से पूछा नहीं गया था, किसी और चीज से पूछा गया था। क्लास नोट्स में पढ़ाया गया था उससे पूछा है, उस नोट्स को पढ़ो।
तो जो भी मतलब आपके टीचर है वो आपको बता देंगे होंगे कि ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, यहाँ से पढ़ना है, कोचिंग नोट से पढ़ना है, कोचिंग के और कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है किसी ऑथर की तो वहां से पढ़ना है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो नहीं पढ़े होते और वो टेस्ट में होते हैं और गलत होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आमतौर से टेस्ट में कि ताकि आप और कुछ पढ़ सको, क्योंकि सब कुछ क्लास में कवर कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कि केमिस्ट्री में बहुत वास्ट सिलेबस है, बायो में बहुत वास्ट है, तो कुछ आपको टेस्ट में गलत करोगे तो वहां से सीखने को मिलेगा, वहां से सीखो, उसका सॉल्यूशन देखो और फिर कोशिश करोगे कि वो आगे गलत ना हो। तो रीजन एनालाइज करो, सिलेबस में कम कम पढ़ा है तो उसको पढ़ो, और क्वेश्चन मिस्टेक या सिली मिस्टेक से हुआ है तो वो इम्प्रूव करो, और फिर उसको रेक्टिफाई करो कि आगे वो फिर गलती ना हो। फिर मेरा अगला प्रश्न है कि आप देश के एक बड़े उच्च पद पर विराजमान है, तो आप कैसा महसूस करें और आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखो, जो अब मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, तो मैं चाहता हूँ कि बस आप भी सेलेक्ट हो अच्छी रैंक के साथ, और फिर आप खुद फील करो कि कैसा फील होता है कि इस रैंक पे सिलेक्शन होने के बाद। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और सफलता का श्रेय तो सबसे पहले तो क्योंकि मेरी तो उनका हर टाइम सपोर्ट रहा है, उनको कंटिन्यूअसली मुझे मोटिवेट करते थे। आवाज नहीं आ रही सर साहब। सर थोड़ी आवाज में मिस्टेक आ रही और है। दूसरे एक मिनट, आवाज में मिस्टेक आ रही है सर, शायद कोई मैसेज वगैरह बराबर सब। टीचर से तो उनके नोट्स पढ़े और कुछ। हेलो। हाँ हाँ सर, एक मिनट और ये रिपीट करो सर, आवाज नहीं आ रही थी अभी तक। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी। तो मैं कह रहा था कि जो सिलेक्शन का फीलिंग है वो तो आप खुद ही लो, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो एक ही बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है कि सब कुछ बदल जाता है, आप बैठे हो, रिजल्ट आता है, रोल नंबर मिलता है, रैंक 10 होती है, तो मतलब सिचुएशन पूरी डिफरेंट हो जाती है, कंप्लीट बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है, फोन फोन आने लगते हैं, बधाई आती है। तो ये फीलिंग तो आप खुद फील करो, अच्छी रैंक पाओ, जैसे नीट में है, फिर उसके बाद कोई पीजी की है, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो खुद फील करो। मैं यही चाहता हूँ आप सब लोग उसी जो फीलिंग है उसको फील करो। और सफलता का श्रेय तो मैं अपने इष्ट देव है, गुरु जम्बेश्वर भगवान है, बालाजी है, मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई साहब है, तो उनका हमेशा मेरे को सपोर्ट रहा है, कंटिन्यूअसली मेरे को मोटिवेट किया टाइम टाइम पे, जब भी मैं थोड़ा मतलब लो फील करता था, या फिर कभी मतलब फेलियर्स बहुत देखे हैं, सिलेक्शन नहीं होता था, तो ये लोग मुझे और पढ़ने के लिए एनकरेज करते थे। और जो टीचर्स है जहाँ से मैंने दिल्ली से कोचिंग की है, तो उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया, क्योंकि चीजें आसान बना दी उन्होंने, नोट्स पढ़े, उनकी टेस्ट सीरीज ली, तो गुरुजनों का भी सहयोग है, इस तरीके से फ्रेंड्स है, इन सब का श्रेय उन्हीं को जाता है। सर आपके अनुसार कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने के लिए लक या हार्डवर्क का कितना परसेंट है? कई लोग हैं जो हार्डवर्क करते हैं लेकिन तो भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन कई लोग होते हैं जो कम हार्डवर्क करते हैं लेकिन सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, टैलेंट और हार्ड वर्क, तो टैलेंट उसी मतलब गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो ये फैक्ट है और वो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो कम मेहनत से कभी सेलेक्ट हो जाए, और कभी किसी में थोड़ा सा जो आईक्यू कहते हैं कम हो, तो हार्ड वर्क उसको ज्यादा करना पड़ता है। और कुछ फैक्टर आप लक का भी मान सकते हो, बाकी मैं तो ज्यादातर अगर 90% तो जो टैलेंट और हार्ड वर्क है उसी का ही होता है, और 10% हो सकता है, 10-5% की कभी कुछ लक होता है कि आपने पढ़ा हुआ है उसमें से आ जाए, और कभी जैसे किसी को घबराहट होती है तो वो पढ़ा हुआ भी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर आता है। तो कुछ फैक्टर होते हैं, बाकी टैलेंट ही होता है, टैलेंट और हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। केवल टैलेंट से भी कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क साथ में जरूरी होता है। हो सकता है कि कोई 4 घंटे में उतना ही कंप्लीट कर पा रहा है जितना आप 5 घंटे में, 6 घंटे में, तो कुछ आईक्यू का डिफरेंट होता है, बाकी टैलेंट और हार्डवर्क से सिलेक्शन होता है। और मतलब कहीं ना कहीं हो ही जाता है, एक बार नहीं हो, इस जगह नहीं हो,
तो पढ़ा हुआ आपका पक्का काम आएगा किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी स्टेज पर, वो वेस्ट नहीं जाएगा। ये कभी डिसहार्टन मत होना कि मैंने इतना पढ़ा लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। वो कभी ना कभी जरूर आपको आउटपुट देगा ही देगा, किसी भी वे में, इन एनी वे। सर टाइम मैनेज कैसे करेगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताओ। फिजिक्स को, केमिस्ट्री या बायो को कितना कितना टाइम देना। टाइम मैनेजमेंट आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, किस सब्जेक्ट आपको आसान लगता है और कौन सा आपको टफ लगता है। अब जैसे मेरे को अगर मैथ्स अच्छा लगता था तो मैथ्स को कम देता था, केमिस्ट्री मेरे को टफ लगती थी तो मैं केमिस्ट्री के लिए उस टाइम ज्यादा टाइम देता था। तो वैसे तो आपको, क्योंकि तीनों इक्वली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब तीनों में इक्वल लगभग मार्क्स आएंगे पेपर में, तो आपको टाइम डिवोट लगभग इक्वली करना है। तो 30-30-40 कर सकते हो, 30-30, कुछ 33% है, किसी को थोड़ा सा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा, आपके इंटरेस्ट के अनुसार। जो आपको टफ लगता है उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दो, और जो इजी लगता है तो उसको थोड़ा सा कम। बाकी टाइम तीनों को देना है। और किसी का होता है कि कोई डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है, कोई आज केमिस्ट्री पढ़ेगा, कल फिजिक्स, परसों बायो, तो उस टाइप से भी आप मैनेज कर सकते हो। और अभी तो आपको करना है क्या है, सिर्फ पढ़ाई है, उसमें टाइम ही टाइम है, कोचिंग में सोना है, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई है। तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा। और किसी को ओवर एम्फोसाइज या अंडर एम्फोसाइज नहीं करना है, तीनों का इक्वली पोर्शन होता है। तो इसीलिए आपको बराबर टाइम डिवोट करना है। थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ये है कि फिर जो टाइम डिवोट करते हैं उतने में उतना आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। एक फिर कई बोलते हैं कि रात को जो पढ़ावा होता है वो ज्यादा याद रहता है, कई बोलते हैं सुबह को पढ़ावा ज्यादा याद है। उसके बारे में आप क्या कहें? रिपीट करो, क्या करें। नहीं, कई बोलते हैं कि रात को पढ़ावा ज्यादा याद रहता है, और कई बार बोलते हैं कि सुबह को पढ़ावा ज्यादा याद रहता है। उसके बारे में आप क्या कहें? देखो, कहता तो यही है कि सुबह को ज्यादा याद होता है पढ़ा हुआ, लेकिन किसी को नहीं सुबह उठा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, तो रात में लेट नाइट तक भी आप पढ़ाई कर सकते हो। मैंने भी लेट नाइट तक भी करता था, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता था। कहता यही है कि सुबह को ज्यादा याद होता है, लेकिन अगर सुबह को उठ के आपको नींद आ रही है, आपको रात में भी जल्दी सो गए कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा, और सुबह उठ के भी फिर आप को नींद आ रही है, झोंके ले रहे हो किताब पे बैठे बैठे, तो फिर वो शाम का भी आपका टाइम वेस्ट हो गया और सुबह का भी हो गया। तो एंड द एंड रिजल्ट क्या आया, जीरो। इससे अच्छा है कि आपको सुबह नींद आती है तो रात को पढ़ लो लेट तक, सुबह 8 बजे उठ जाओ, 9 बजे उठ जाओ, रात को लेट नाइट तक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको सुबह अच्छे से इजीली पढ़ाई हो पाती है कि अगर मैं जल्दी सो जाऊं और सुबह उठ पाता हूँ और नींद नहीं आती है, तो दी बेस्ट है सुबह का। लेकिन अगर जिस रात को जिसको ही पढ़ना है कि वो सुबह नहीं उठ पाता हो, जिसकी हैबिट नहीं हो, बाकी मॉर्निंग बेस्ट रहता है। और अगर मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हो तो लेट नाइट तक पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ मतलब इतना मैंने डिफरेंस फील नहीं किया कि रात में कम याद रहता है या सुबह ज्यादा याद रहता है। वो आपकी जो हैबिट है उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू। सर एक ओके। बार 5 मिनट रुके, मैं वापस स्टार्ट करते हैं, टाइमिंग पूरा हो गया जूम का। क्या करें सर। मतलब मैं एक बार इसका तो अब एग्जाम फियर है या एग्जाम प्रेशर कह सकते हैं। एग्जाम हॉल में जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है, उस टाइम दिमाग कम काम करता है, या फिर कुछ घबराहट सी हो जाती है, तो उस टाइम क्वेश्चन को आप सही से उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। और वहां पर क्या है कि थोड़ा टाइम प्रेशर भी रहता है कि आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है। घर पे आते हैं तो रिलैक्स है, आराम से बैठ बैठ के एकदम से याद है, हाँ, इसका ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे सॉल्व होगा। तो ये थोड़ा सा फियर सब में ही रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन है जो, या एक दो मान लो, तो वो जनरलाइज है, सबके साथ होता है, टॉपर के साथ भी होता है और आपके साथ होगा, लेकिन ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए। वो एग्जाम प्रेशर है या एग्जाम फियर की वजह से होता है, और एग्जाम फियर मैंने बताया था कैसे कम करना है, प्रैक्टिस करके। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसीलिए एग्जाम में कम क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। सभी बच्चों के लगभग क्वेश्चन है जो समाप्त हो चुके हैं। चलो, आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। आप सब अच्छे से अच्छे रैंक से अच्छी कॉलेज में जाओ, मेरी यही शुभकामना है। और सोमराज जी को थैंक यू कि आपने बच्चों से इंटरेक्शन करवाया आज, बहुत अच्छा लगा। खुद के दिन याद आ गए थे वापस, जब 12th के बाद तैयारी कर रहे थे। इसी तरीके से हम भी बैठे थे, डर भी लगता था, लेकिन टाइम विल पास। बस यही है कि आपको शिद्दत से मेहनत करनी है,
डिसिप्लिन रहना है, पंक्चुअल रहना है, बस सिलेक्शन और जो भी सक्सेस है आपको पक्का मिलेगी। हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन पक्का मिलेगी आपको। गुड लक एवरीवन, थैंक यू। है, और बहुत ही ज्यादा उसको दिल पे नहीं लेना है, हल्के में इन द सेंस कि मैं तो सीधा मेन एग्जाम में परफॉर्म करूंगा, ये टेस्ट कुछ नहीं है, तो इतना लाइटली भी नहीं लेना है। और अगर कम मार्क्स आ जाते हैं तो उसको इतना बाई हार्ट भी नहीं लेना है कि मुझे यहाँ नंबर नहीं आ रहे हैं तो मेंस में भी नहीं आएंगे। तो ये उसको ना तो लाइटली लेना है, ना बहुत ही ज्यादा दिल पे लेना है। टेस्ट को टेस्ट की तरह लेना है और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इससे। तो उसका पर्पस ये होता है कि इस टेस्ट में जो आप मिस्टेक्स करते हो वो आपके मेन एग्जाम में रिपीट नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक्स कैसी होती है, जैसे कि कभी हम क्वेश्चन को गलत रीड कर लेते हैं जल्दीबाजी में, या फिर टाइम कम पड़ जाता है, या फिर हम कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर लेते हैं, और या फिर कोई उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको हम गलत कर लेते हैं। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स है वो वापस मेन एग्जाम में रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस ये प्रैक्टिस आपको ध्यान से रखनी है, इसीलिए मिस्टेक ना हो एग्जाम में। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ो, उसमें नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। जल्दीबाजी में क्वेश्चन को हम गलत रीड कर लेते हैं और फिर ऑप्शन गलत भर लेते हैं, तो उससे एक तो जो पॉजिटिव मार्क्स आने होते हैं वो भी जाते हैं और नेगेटिव और कराता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, और यही आपको इन प्रैक्टिस टेस्ट में सीखनी है। ठीक है। और दूसरा है कि आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, बिल्कुल बीच में गैप नहीं होना चाहिए कि 4 दिन पढ़े 3 दिन नहीं पढ़ रहे हो। कंटिन्यूअसली कुछ थोड़ा सा ब्रेक जरूर ले, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मस्ट है कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, इतना कंपटीशन होता है, और अच्छे लेवल का आपको अच्छी कॉलेज में जाना होता है, तो अच्छे दोनों ही यहाँ मैटर करता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन बहुत ही मस्ट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और दूसरा है प्रॉपर स्लीप लेना है। जो भी 6-7 घंटे की नींद है प्रॉपर लेनी है, उससे क्या है कि माइंड हमेशा फ्रेश रहता है और अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर एनालिटिकल एज वेल एज जो भी चीजें रिटर्न करने की भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी नहीं होगी। प्रॉपर हेल्दी फूड लेना है, हेल्दी डाइट लेना है, और योगा या एक्सरसाइज जरूर करना है आपको। मेडिटेशन खास तौर से योगा में, तो सुबह को 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, तो इस टाइम से कुछ टाइम अलॉट कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपका कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होगा, और जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो भी दूर होंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहते हो तो थोड़ी सी माइंड में थकावट आ जाती है। तो इसीलिए मेडिटेशन 10-10 मिनट के कुछ दिन में 3 बार स्लॉट ले लीजिए, उसके से आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, खास तौर से ज्यादा चीजें अच्छे से रिटेन होगी, आपको पढ़ने में गलती नहीं होगी, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। तो ये सब चीजें, इससे बहुत ही बेनिफिट मिलता है मेडिटेशन से। और दूसरा है कि जब भी कुछ इशू हो तो अपने टीचर से, फ्रेंड है, घर वालों के साथ शेयर कर लेना, अपने मन में नहीं रखना है। जो भी पढ़ाई का प्रेशर है, कोई भी इशू हो, तो आपके टीचर्स होते हैं, आपके घर वालों से बात करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड से अपना स्टडी सर्कल अच्छा रखो कि किसी को डाउट है तो एक दूसरे से क्लियर कर लो, और एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन रखो कि इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मैं भी अपना इंप्रूव करता हूँ, या किसी को कोई टॉपिक अच्छा आता है, आपको कोई और टॉपिक अच्छे से आता है, तो एक दूसरे को समझा लो। तो उससे क्या है कि आपको दोनों को विन विन सिचुएशन होगी, दोनों को बेनिफिट होगा। हेल्दी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन जरूरी है अपना, अच्छा सब जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर वाले, जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करे, उस टाइप के ग्रुप सर्कल रखो, उस टाइप के रखो, और इस टाइप से पढ़ाई करते रहो, और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और कुछ जो डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, जो आपको डाउट है, या फिर कुछ और टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपकी सफलता में आपके दोस्तों की क्या भूमिका रही? रिपीट करो थोड़ा आवाज। आपकी सफलता में आपके दोस्तों की कितनी क्या भूमिका रही? देखो, दोस्त की तो बहुत ही भूमिका रहती है, जितने आप अच्छे दोस्त बनाते हो वो उतना ही सही रहता है, क्योंकि सुन 12th तक तो अच्छे दोस्त थे ही, उसके बाद कॉलेज में भी अच्छे दोस्त थे, तो
वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, पढ़ाई में कंपटीशन होता है। और सबसे ज्यादा दोस्त जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं उस टाइम पे मैटर करते हैं। बाकी तो क्या है, कॉलेज में तो आप पार्टियां कर लोगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे है ना। वो बहुत अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होने चाहिए, जो आपको मोटिवेट करे हमेशा। मेरा दोस्त था जिसमें हम 4 साल साथ में रहे थे, कोचिंग भी साथ में की। वो मेरा फ्रेंड था, रमेश बिश्नोई था, उसकी आईएफएस में 12th रैंक थी। तो उसका एग्जाम हालांकि हमारे साथ में ही हुए थे, मेंस के, आरएस का और वो आईएफएस का। लेकिन उनका रिजल्ट जल्दी आ गया था, वो ट्रेनिंग में चला गया। और मेरा भी तो एग्जाम चल ही रहा था। तो हम दोनों एक दूसरे को हमेशा, कि जैसे एक दिन पढ़ा तो शाम को एक दूसरे से क्वेश्चन करते थे। जो पढ़ा मैंने भी वही पढ़ा, उसने भी वही पढ़ा। वो, उसको लगता था कि मैं ऐसा क्वेश्चन करूँ इसको नहीं आए, मैं सोचता था कि मैं उसको ऐसा क्वेश्चन करूँ उसको नहीं आए। तो मतलब कि और ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करते थे कि ये शाम को क्वेश्चन पूछेगा और मैं पूछूंगा। और दूसरा है कि ना सिर्फ क्वेश्चन, उसका सिलेक्शन हो गया था और मेरा जब तक नहीं हुआ था, तो वो मेरे हर टाइम मोटिवेट करता था कि नहीं तेरा भी हो जाएगा सिलेक्शन, अच्छा मेंस गया है। तो मेरे से ज्यादा उसको कॉन्फिडेंस था कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अच्छे दोस्त बनाना, और दोस्त की भूमिका बहुत रहती है, इसीलिए सोच समझ कर अच्छे, जो पॉजिटिव ओरा वाले हैं, ऑप्टिमिस्ट दोस्त बनाना। ऐसा नहीं कि छोड़ कौन पढ़ाई करे, या अपने पास का नहीं है, मजे करते हैं, कल से पढ़ाई करेंगे, तो उन दोस्तों से दूर रहे। अच्छा अपना, भले ही कम का सर्किल होना चाहिए, फ्रेंड सर्किल, लेकिन अच्छे लोगों का आपका जो सर्किल है होना चाहिए उठक बैठ। नहीं तो क्या है कि फिर वो आपको, अगर अच्छे लोग नहीं है तो बैडली इन्फ्लुएंस करेंगे आपको, या स्मोकिंग ड्रिंकिंग की तरफ ले जाएंगे। पढ़ाई से जिससे दोस्त बनाओ जो आपको पढ़ाई में साथ दे, गलत संगत में ना ले जाए। इसीलिए सही दोस्त बनाओ, उनकी भूमिका बहुत रहती है। बढ़िया।